गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका दंडीश विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 9 पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल का आशय एवं अवस्थाएं। अल्पकाल में एक फर्म अपनी सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, विशेष रूप से स्थिर साधनों में जैसे भूमि, भवन, मशीनें इत्यादि। इन सभी को जैसे जैसे हम चाहें तुरंत इनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यदि फर्म की अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि करनी है, मतलब कम समय में, और उत्पादन को बढ़ाना है, तो अनुपातिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे श्रम, कच्चा माल आदि को बढ़ाकर हम उत्पादन को परिवर्तित कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, जिसे कहते हैं अनुपातिक परिवर्तन। आगे आता है परिणाम स्वरूप प्रतिफल में परिवर्तन होता है। इसका अध्ययन हम उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत कर चुके हैं। आगे है पैमाने के प्रतिफल का आशय एवं अवस्थाएं। पैमाने प्रतिफल का आशय एवं अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पैमाने के प्रतिफल का विचार इस बात का अध्ययन करता है कि यदि सभी साधनों को अनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए ताकि साधनों से मिलने वाले अनुपात स्थिर रहे, तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा। नंबर 1, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल अवस्था। नंबर 2, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था। नंबर 3, पैमाने की समान प्रतिफल की अवस्था। इन तीनों को पढ़ेंगे। तो पहली है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। जब उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये सब संसाधन होते हैं। इन सभी संसाधनों में एक साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आंशिक या अनुपातिक परिवर्तन करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि धीरे धीरे होने लगती है। जब उत्पादन के सभी साधन अर्थात पैमाने में वृद्धि करने पर उत्पादन साधन में वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, यानी हमने जो अंदाजा लगाया था या जो अनुमान लगाया था कि हमने अपने साधनों को 25% वृद्धि की है, तो 25% वृद्धि से आशा है कि इस बार हमने अपने संसाधनों में आंशिक परिवर्तन किया तो हमारा जो उत्पादन होगा वो 25% के समथिंग होगा। और अगर 25% से हमारा 30% उत्पादन हुआ तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। यानी हमारा जो अनुमान था, अनुमान से ज्यादा उत्पादन हुआ। ज्यादा उत्पादन होने को हम पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था को कहते हैं। आगे आते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, विशिष्टीकरण। नंबर 1, विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण में एक कार्य एक ही व्यक्ति को देने पर वह उस कार्य में पूर्णतः दक्ष हो जाता है, तो वह कार्य बहुत अच्छे से करने सीख जाता है और वह कार्य कम समय में पूरा कर लेता है। फिर अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही हमें बार बार उसे कार्य सिखाना पड़ता है, क्योंकि वह उस कार्य का विशेषज्ञ हो जाता है। दूसरा आता है अविभाज्यता। बढ़ते हुए प्रतिफल का एक मुख्य कारण तकनीकी एवं प्रबंधकीय अविभाज्यता का होना है। तकनीकी, टेक्निकी, अविभाज्यता मतलब कार्य का बंटवारा करना। साधन की अविभाज्यता से तात्पर्य है कि साधन का एक न्यूनतम आकार होता है और यदि वह उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से बड़ा है तो उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जब उत्पादन के पैमाने में वृद्धि की जाती है तो इन अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है। मतलब उत्पादन के आधार, अगर उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ा है और साधन सीमित है या साधन का जो आकार है वो सीमित रहता है, तो उत्पादन के अनुसार साधनों का जो आकार को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। परंतु हम इस वृद्धि के, जब उत्पादन के पैमाने में वृद्धि की जाती है तो इन अविभाज्य साधनों को पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन क्या होता है? घटने लगता है। अब आता है आकार संबंधी कुशलता। दूसरा होता है आकार संबंधी कुशलता। देखिए, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का एक मुख्य कारण आकार संबंधी कुशलता है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए
एक लकड़ी का बॉक्स जो 4 फीट का है और 1 फुट घन मीटर वाली लकड़ी को बॉक्स की तुलना में 64 गुना अधिक माल रख सकता है, जबकि बड़े बॉक्स को बनाने में छोटे बॉक्स की तुलना में केवल 16 गुना लकड़ी ही अधिक लगेगी। किंतु ध्यान रहे, आकार संबंधी कुशलता भी एक सीमा तक ही बढ़ती है। इसके पश्चात बड़े आकार की कुशलता समाप्त हो जाती है। अब तीसरा आता है पैमाने के स्थिर या समान। मैंने लिखा है पैमाने के समान प्रतिबल, इक्वल वाला। जब उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन नहीं बढ़ता है, यानी हमने उत्पादन के जो साधन हैं उनमें वृद्धि की, 25% हमने उत्पादन के जो साधन उनमें वृद्धि की। साधन कौन कौन से थे? भूमि, श्रम, पूंजी। जो साधन है उनमें 25% तक वृद्धि की और उत्पादन 25% ही रहा। ये साधन में वृद्धि हो गई, ये उत्पादन आया, तो क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो उत्पादन का जो उत्पादन हुआ वो वृद्धि के बराबर नहीं हुआ जो हमने अनुमान लगाया था। तो जब उत्पादन के सभी साधन में वृद्धि करने पर उत्पादन के साधनों में वृद्धि के अनुपात के ठीक बराबर वृद्धि होती है तो उससे पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल, अभी तो क्या था? ये बराबर आया, अब आया क्या? घटते प्रतिफल। यानी जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन के साधनों में वृद्धि के अनुपात से कम वृद्धि हुई, यानी जो उत्पादन के जो साधन थे, भूमि, श्रम, पूंजी, सभी साधनों में वृद्धि तो कर दी 25%, कितनी? 25% हमने वृद्धि की, पर उत्पादन कितना आया? 20%, यानी क्या हुई? कम। तो इसको कहते हैं घटते प्रतिफल का अवस्था। यानी प्रतिफल मतलब परिणाम, घटता हुआ परिणाम, मतलब हमें जो रिजल्ट मिला, जो परिणाम मिला वो कम मिला। पहले परिणाम बराबर मिला था, जिसमें संसाधनों के बढ़ते जितनी परसेंट हमने वृद्धि की थी उस परसेंट के बराबर तक ही हमें उत्पादन प्राप्त हुआ, तो वो तो समान प्रतिफल वाली अवस्था हो गई। और जब हमने जितने पैमाने तक वृद्धि की थी और उससे ज्यादा हमें उत्पादन प्राप्त हुआ तो वो होगी बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। बढ़ते पैमाने का प्रतिफल समझ में आया कि बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं? कि जितने प्रतिशत हमने संसाधनों में वृद्धि की उसी बराबर हमने उत्पादन में वृद्धि की, उससे ज्यादा। और घटते प्रतिफल क्या कहते हैं? जितनी हमने संसाधनों में वृद्धि की उससे हमें कम उत्पादन प्राप्त हुआ तो वो घटते प्रतिफल का हो गया। और समान अवस्था वाले प्रतिफल को कहते हैं कि जितनी हमने संसाधनों में वृद्धि की उतनी ही हमें उत्पादन प्राप्त हुआ, तो उसे कहते हैं समान अवस्था प्रतिफल। आगे है पैमाने की वस्तुएं। तो पैमाने की वस्तुएं से आशय है जब किसी उद्योग में उत्पादन इकाई बड़े आकार की होती है, बड़े आकार की होती है मतलब छोटा आकार बड़ा आकार, फैक्ट्रियां बहुत बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं तथा वह उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम इत्यादि का बड़ी मात्रा में उपयोग करती हैं, तब उसे बड़े पैमाने का उत्पादन कहते हैं। संभव है जितना छोटा व्यापार करेंगे तो पूंजी और श्रम और भवन और भूमि कम लगेगी, और जब हम विस्तार रूप में व्यापार करेंगे, बड़ी मात्रा में बिजनेस करेंगे तो भूमि, पूंजी और श्रम बड़ी मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं बड़े पैमाने का उत्पादन कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी उद्योग में उत्पादन इकाइयों का आकार छोटा होता है तथा प्रत्येक इकाई उत्पादन के साधनों का थोड़ी मात्रा में प्रयोग करती है तो उसे छोटे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब इसमें कुछ आती है आंतरिक बचतें। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आंतरिक बचतें वे हैं जो किसी एक इकाई को उसकी आंतरिक कुशलता तथा अवस्था आदि की श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। अगला है तकनीकी बचतें। तकनीकी बचतें आंतरिक इकाइयों के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार की बचतें उत्पादन की श्रेष्ठ तकनीक या विधि से संबंधित होती हैं। श्रेष्ठ तकनीक बचतें यानी
यह बचतें उस समय प्राप्त होती हैं जबकि तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ मशीनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि चाइना का मोबाइल और एक कंपनी का मोबाइल, आप कंपनी का मोबाइल लोगे लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, हर चीज में उसमें क्या रहेगी, क्वालिटी रहेगी। चाइना का मोबाइल लोगे, चाइना की मशीनें लोगे तो उनमें क्वालिटी नहीं रहेगी, रफ रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो बुक्स होती हैं, अच्छी राइटर की अगर बुक्स पढ़ोगे आप तो उसमें क्वालिटी रहेगी, रफ क्वालिटी की बुक्स पढ़ोगे तो उसमें रफ रहेगी। मतलब आप समझ गए ना कि श्रेष्ठ तकनीक क्या होती है। वैसे ही हम एक अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी राइटर बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें अच्छी कहना चाहिए एग्जाम्पल रहते हैं, बहुत अच्छे से उसका डिटेल रहता है, और रफ पढ़ते हैं तो रफ रहता है तो श्रेष्ठ तकनीक। अब आता है बड़े आकार की बस्तें। इस प्रकार की बस्तें उस समय प्राप्त होती हैं जब कि बड़े आकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लोहा, इस्पात उत्पाद करने वाली मशीनें, भट्टी का आकार जितना बड़ा होगा उसका उत्पादन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, जबकि उसके लिए अपेक्षाकृत कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बड़ी मशीनों को चलाने के लिए अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है तथा इन मशीनों का निर्माण लागत भी कम होता है। देखिए, जितना बड़ा आकार का व्यापार होगा, जितना बड़ा व्यापार होगा उस व्यापार में मशीनों की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी, परंतु उन मशीनों को चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि एक मशीन कितनी बड़ी मशीन को भी चला सकता है एक व्यक्ति। ठीक है ना। आगे आता है संबंध क्रियाओं की बचतें। नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से संबंध क्रियाओं को एक ही इकाई या कारखाने के अंतर्गत किया जा सकता है जिसमें बचतें प्राप्त होती हैं। चीनी का बड़ा कारखाना,